अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जेएमएम कार्यालय पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। कार्यकर्ताओं के साथ 2 घंटे बताया समय, कहा पार्टी को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का दानापुर कोर्ट में सरेंडर। रंगदारी मामले में किया सरेंडर, पुलिस ने उनके ठिकानों पर की थी छापेमारी। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार का फेसबुक अकाउंट हैक। एसपी ने आम जनता के लिए जारी की महत्वपूर्ण अपील, अपराधियों पर कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी कठोर कार्रवाई। बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी ने की अपराध बैठक, पिछले महीने में हुए अपराधों को लेकर की समीक्षा। जमशेदपुर स्थित पोटका का लोवाडी गांव में पानी की किल्लत, दूसरी जगह से पानी लाने को मजबूर लोग। ग्रामीणों ने स्थायी समाधान करने की उठाई मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यालय में करीब 2.5 घंटे मुख्यमंत्री सोरेन ने कार्यकर्ताओं के साथ बिताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार के साथ साथ पार्टी में भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को भी निभाना है। ये भी जिम्मेवारी है और पार्टी कैसे मजबूत हो इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। सर, आप नियमित तौर पर आएंगे अब पर काफी चलिए नियमित तौर पर आएंगे भैया। ऐसे आधा लोग राज्यों में ले जा रहे हैं, इसको लेके कैसे जिम्मेदारी आप देखिए खबर पटना से है, जहां आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और हाल ही में पुलिस ने पटना से सटे दानापुर समेत कुछ अन्य जगहों पर आरजेडी विधायक के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इसी पर यह खबर पर आपको बताते चले कि विधायक रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। विधायक के साथ उनके भाई पिंकू यादव, भगिना श्रवण यादव और चीकू यादव ने भी न्यायालय में सरेंडर किया। इनके ऊपर एक बिल्डर ने रंगदारी मांगने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। झारखंड राज्य के सक्रिय स्वैच्छिक रक्तदान संगठनों की अपील पर 6 साल बाद हेमंत सोरेन सरकार ने डोनर कार्ड शुरू किए जाने पर सभी रक्तदाता संस्थानों में आभार व्यक्त का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। तो वहीं मंत्री ने कहा कि ये संस्थाएं बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। राज्य के 74 संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं और ये संस्थाएं लोगों की मदद कर रही है। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। संगठन है जो लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना रक्त देकर लोगों की जान बचा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं डॉक्टर हूँ, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से बना। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हमसे अच्छा और कोई नहीं सोच पाया कि ब्लड क्या होता है। मरीजों की आवश्यकता जब ब्लड की हो और जब ब्लड नहीं मिलता है तब जो फील होता है वो और भी लोग फील नहीं कर सकते। मेरा प्रयास होगा कि झारखंड में सभी हॉस्पिटलों में ब्लड की कमी नहीं हो। ब्लड कमी नहीं हो इसके लिए हमारा जो संगठन है 74 जो यहाँ झारखंड में संगठन है, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आपकी जो भी मांग है, मैं सर यकीन दिलाता हूँ आपकी एक मांग नहीं, जो 9 मांग है उस पर मैं विचार करके अनुपालन करूंगा। रक्तवीर हैं आप, जीवन दाता हैं। जब किसी को खून की आवश्यकता हो और खून नहीं मिले तब पता चलता है कि रक्तवीर क्या होता है, डोनर क्या होता है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं कहना चाहता हूँ। पूर्व में जो डोनरों को उनकी सरकार, हमारी सरकार ने बदनाम करने का प्रयास किया। खून बताया गया कि खून बेच रही है सर, बड़ा खराब लगा हमको। इस क्षेत्र में भी अगर जो अच्छा काम करे और उसको लोग अगर गलत बोले तो
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार सहित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए चास थाना परिसर में महिला थाना की स्थापना की गई थी, लेकिन हाल के दिनों में चास थाने से इस महिला थाना को हटाकर पुराने चास एसडीपीओ कार्यालय चास जेल के पास शिफ्ट कर दिया गया है। इसको लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया। हालांकि इस मामले का संज्ञान बोकारो जोन के आईजी माइकल एस राज ने लिया और उन्होंने एसपी से इस मामले को देखने का निर्देश दिया। लोगों का कहना है कि महिला थाना ऐसी जगह शिफ्ट किया गया है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। पीड़ित अपने दुख दर्द को लेकर अगर उसे थाने में पहुंचने की कोशिश करे तो उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं आईजी माइकल एस राज ने बताया कि इसी को देखते हुए इसे पुराने एसडीपीओ कार्यालय में शिफ्ट किया गया है। हालांकि इसमें भी अगर कोई परेशानी हो रही है तो एसपी इस मामले को देखकर इसका निदान करें। अभी महिला थाना को जेल के पास कर दिया गया, जबकि पूर्व में ये सिटी थाना परिसर में था। फिर बाद में हम लोग समाज सेवियों की मांग से उसे चास थाना में भी उसकी एक ब्रांच की गई, सेक्टर 1 में भी उसका ब्रांच था और जगह जगह होने से लोगों को बहुत सुविधा थी। अभी महिला थाना जेल के पास कर दिया गया है, जहां जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर कोई पीड़िता रहती है, अगर उनके पास कोई पैसे नहीं है तो वहां तक वो पहुंच भी नहीं पाती है और रात में उनका जाना वहां सुरक्षित भी नहीं हो पाता है। मैंने एसपी सर से भी टेलीफोनिक माध्यम से निवेदन किया है, मेल के माध्यम से भी किया है। आज मैंने जन शिकायत में भी आकर के ये निवेदन किया है कि बोकारो की महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिटी थाना परिसर, जहां पे पहले फैमिली काउंसलिंग चलता था, उसकी बिल्डिंग भी है और बाकी वहां पे सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती है, महिलाएं भी आसानी से आ सकती है। देखिए, जो चास का जो पूर्व का महिला थाना, हम समझते हैं कितना लोग आप लोग देखे हैं, मैंने खुद देखा हूँ। वो 10 का 10 का एक कमरा में उपलब्ध था। उसमें ना तो देखिए महिला थाना में जो कुछ प्रावधान होना चाहिए, जैसे टॉयलेट का व्यवस्था हो, काउंसलिंग का एक अलग से कमरा हो और कुछ बच्चा लोग आने में उसको लिए भी कुछ खेल करने के लिए कुछ जगह हो। इसीलिए हम लोग को ये विचार करते हुए जो पूर्व का एसडीपीओ का ऑफिस था, जो डीएसपी का ऑफिस था, वो नया जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। उसी जगह पर हमने शिफ्ट किए हैं। हो सकता है थोड़ा सा दूर होगा, हो सकता है, लेकिन सुविधा अनुसार वो बेहतर है। फिर भी मैंने एसपी को बोले हैं कि इसको देखने के लिए कि इसमें क्या कर सकते हैं। हजारीबाग के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी के आवास में जलकर मौत मामले में आरोपी पति पूर्व एसडीओ अशोक कुमार लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद है। इस मामले में मृतका के भाई और सूचक राजकुमार गुप्ता ने थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने पूर्व एसडीओ अशोक कुमार के खिलाफ अनीता देवी की हत्या का आरोप लगाया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सूचक राजकुमार गुप्ता ने एक शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को जानकारी दी है कि उसकी बहन की हत्या किसी ने नहीं की थी, बल्कि वह एक दुर्घटना में जली थी और पूर्व एसडीओ अशोक कुमार पूरी तरह से निर्दोष है। कर रहे हैं और बात करेंगे आज पलटू की। जी बिल्कुल, ये पलटू कौन है, क्या है, वो तो अपने दर्शकों को बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले वो उस तारीख को अपने दर्शकों को बता दे, क्योंकि वो तारीख थी 26 दिसंबर की, हजारीबाग के ही सरकारी आवास एसडीएम आवास में, जब पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की धर्मपत्नी अनीता देवी जली थी। 65% वो जली थी और ये आरोप लगाया था उसके ही भाई राजकुमार गुप्ता ने कि पूर्व एसडीओ ने पूरी तरीके से उसको जलाया है, न्याय चाहिए। अब आगे की कहानी आपको बताते हैं। 26 दिसंबर को जब वो जली, उसके बाद हजारीबाग के ही निजी अस्पताल आरोग्यम लाया गया। उसके बाद आनंद फानन में बोकारो ले जाया गया। उसके बाद देर शाम यानी 27 तारीख की देर शाम रांची के मेडिका में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन तकदीर साथ नहीं दिया और अनीता देवी ने अंतिम सांस रांची के मेडिका अस्पताल में ली। उसके बाद उसके ही भाई राजकुमार गुप्ता ने उस शव को हजारीबाग के लोसिंगना थाना में रखा। महज 6 से 8 घंटे थाना का घेराव किया, न्याय की गुहार लगाई, महाधरना हुआ, कैंडल मार्च निकला, लेकिन इन 1 से 2 दिनों में इस खबर ने ऐसा यू टर्न लिया, उसके भाई ने यू टर्न लिया कि अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला पाए और उच्चतम न्यायालय के दरवाजे पर उन्होंने
दस्तक दी और शपथ पत्र दे दिया और शपथ पत्र में लिखा कि पूर्व एसडीओ यानी अशोक कुमार निर्दोष है। निर्दोष को जेल में रहने का कोई हक नहीं है, इनकी कोई भी गलती नहीं है। मेरी बहन अनीता देवी के साथ किसी प्रकार का कोई भी अनबन नहीं करते थे। अब देखिए पलटू ये क्यों है, क्योंकि उस वक्त ये कहते थे कि पूर्व एसडीओ को फांसी दी जाए, न्याय की गुहार लगाते थे। आलम यह है कि आज पलटू राजकुमार गुप्ता अपने ही बातों से मुकरते नजर आ रहे हैं। गौरतलब देखना लाजमी होगा कि अगर निर्दोष है पूर्व एसडीओ तो 3 से 4 महीने जेल के अंदर क्यों, ये सवालिया निशान है। प्रशासन इसे भी अनदेखा नहीं करेगी, क्योंकि पूरा समाज सेवी, मीडिया, पुलिस प्रशासन न्याय की गुहार में उसके भाई के साथ खड़ा रहा। आलम यह हुआ कि अगले ने पलटी मार दी। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। तो वहीं हजारीबाग जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह की फेसबुक आईडी को अज्ञात साइबर अपराधियों की ओर से हैक कर लिया गया है और इसकी जानकारी मिलते ही हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने आम जनता को सतर्क करते हुए एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है। साथ ही कहा है कि ये साइबर अपराध है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। अपराधियों को शीघ्र ही चिन्हित कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे पहले हम बता दें कि जो भी फेसबुक है मेरे नाम का, उसको एक्सेप्ट नहीं करें। उस पर अगर कोई लेन देन करना चाहता है या मांगता है, डिमांड करता है तो ना करें और थोड़ा हमको कंप्लेन करें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में बोकारो जिले के सभी डीएसपी, थानेदार और इंस्पेक्टर के साथ एसपी मनोज स्वर्गियारी ने अपराध बैठक की है और इस दौरान जिले में पिछले महीने में हुए अपराध को लेकर समीक्षा की गई। मौके पर बोकारो पुलिस अधीक्षक ने जिले के कई मामलों को लेकर अधीनस्थ पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो देखिए बोकारो से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यहां आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक ने ये बैठक की है, जहां पर पिछले महीने में हुए अपराधों की समीक्षा बैठक दरअसल ये की गई है, जहां पर तमाम जो पुलिस अधिकारी थे यहां पर मौजूद थे। एसपी मनोज उनके अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो की गई और कई मामलों को लेकर पदाधिकारियों को यहां इस बैठक में निर्देश भी दिए गए हैं और कई ऐसे मामले हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा भी की गई। कार्यों ने जो हम लोग का मार्च महीने का था उस पर हम लोग बैठक किए थे। उसमें जो आने वाले हम लोग का अप्रैल महीने का टारगेट या फिर उसके बाद का जो टारगेट है सबको टारगेट दिया जाएगा। केस डिस्पोजल में कितना टारगेट दिया जाएगा, उसके अलावा क्राइम प्रिवेंशन को लेके हम लोग बहुत ही उसमें डिस्कस करेंगे। कुछ क्राइम जैसे जो सिटी एरियाज में अभी भी कुछ रोक नहीं रहा है, जैसे मोटरसाइकिल चोरी हो गया या बंद घरों में चोरी, उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे और इसके ऊपर हम लोग एक टैक्टिक्स निकालेंगे डिस्कशन के थ्रू कि कैसे बाइक चोरी का घटना को रोका जा सकता है। पिछले कुछ महीने में हम लोगों ने कुछ अच्छा रिकवरी किया है, उसको लगातार करते रहना है और आने वाले टाइम पे जो अभी कुछ बाइक जो चोरी हुआ है उसके डिटेक्शन को लेके हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे। दूसरा चीज़ है जो हम लोगों का क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उस पर हम लोग काफ़ी सीरियस है। बहुत सारे केसेस हम लोग विदिन 60 डेज कंप्लीट करें। जमशेदपुर स्थित पोटका का लोवाडी गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। यहां 3 चापाकल और एक जाल मीनार है जो खराब है। इसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने चापाकल के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए चापाकल मरम्मत की मांग की है। गांव के सुनाराम हेम्ब्रम ने कहा है कि गांव की आबादी 400 के करीब है और गांव की महिलाएं दूसरी जगह से पेयजल की व्यवस्था करती हैं। हमारे गांव में पेयजल की घोर समस्या है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और सरकार से मांग करते हुए कहा है कि हमारी समस्या का जल्द समाधान किया जाए। गांव लोहाडी में टोटल 3 चापाकल है और एक जलमीनर है। जलमीनर का पाइप फटा हुआ है, जिसके चलते पेयजल की व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है और गांव-गांव में जो पाइप बिछाया गया है पाइप फटा हुआ है, जिसके चलते जल आपूर्ति ठीक से नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है पीने पानी के लिए।
इसीलिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ जो जितना खराब चापाकल पड़ा हुआ है वो सबका अविलंब बनाया जाए, ताकि हमारे जो पानी का समस्या है वो समाधान हो जाए। 3 चापाकल है, एक जल मीनार है, जिसमें जल मीनार का पाइप फटा है, जिससे गांव में सही से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोगों को पानी की बहुत कठिनाई हो रही है। 3 चापाकल खराब है और मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे गांव में जल की व्यवस्था की जाए। नगर निगम क्षेत्र के डीवीसी चौक पर स्थित वॉच टावर की घड़ी पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है, जिससे स्थानीय नागरिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ये वॉच टावर न केवल शहर की सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि आमजन के लिए समय देखने का एक प्रमुख साधन भी रहा है। वॉच टावर का जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने, और क्या कुछ जानकारी सामने आई है, चलिए आपको सुनवाते हैं। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आज हजारीबाग का ये वॉच टावर। मैं कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा कि वॉच टावर को दिखाया, लेकिन उससे पहले मेरे हाथों की कलाई में जो घड़ी लगी उसको दिखा दे। 5:01 हो चुका है और अब दिखाई इस वॉच टावर को। पिछले कई महीनों से इसकी घड़ियां की सुइयां खराब पड़ी है, बंद पड़ी है, चारों तरफ अलग अलग समय बदला रहा है। अब ये समझ सकते हैं ये हालत बस से बदतर स्थिति है नगर निगम की, जिसने वॉच टावर लगाया है डीवीसी चौक पर। 9:30 पौने 9 जैसे समय दे रहा है, ये शाम के 5 बजे। आप ये देख सकते हैं कि एक में 12:15 और एक घड़ी में काटा ही पार है। ये स्थिति है यहाँ के नगर निगम की, जो कि पिछले कई महीनों से वॉच टावर को लगा है, लेकिन अपने हालत पे आंसू बहा रहा है, आने जाने लोगों को गलत समय दिखला रहा है। अब देखना लाजमी होगा कि नगर निगम की आंखें कब खुलती है और ये घड़ी का कांटा कब सही बतलाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। पश्चिमी सिंहभूम जिले जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में सहायक उत्पाद के निर्देश पर उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक निर्भया कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी अभियान के तहत जगन्नाथपुर के शिव मंदिर टोला के पास भारी मात्रा में देशी शराब और 200 किलो महुआ जब्त की गई। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक के अनुसार 2 अवैध देशी शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि अवैध शराब को लेकर उत्पाद विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिससे अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले के बीच हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं पतरातू प्रखंड के जयनगर पंचायत क्षेत्र में गुरुवार को श्री राम यज्ञ से हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष शामिल हुए। इस संबंध में रांची से आए हुए आचार्य ने कहा कि क्षेत्र की खुशहाली के लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है। आपको बताते चले कि आयोजित कार्यक्रम में बटका गांव विधायक रोशन लाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो पतरातू से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर श्री राम यज्ञ को लेकर ये कलश यात्रा निकाली गई और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने सर पर ये कलश यात्रा लेकर निकली हुई हैं और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों की भागीदारी जो है वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए बटगांव के जो विधायक है रोशन लाल, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में वो यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पूरे जिले के लिए और उसकी खुशहाली के लिए ये महायज्ञ जो है वो किया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरें भी जहां पर महिलाएं कलश लेकर यहां पर मौजूद हैं। कलश यात्रा निकाली गई और महिलाएं और पुरुष दोनों ही बढ़ चढ़कर इस यात्रा में शामिल हुए। उसको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, आज से शुरू हो गई है। राम यज्ञ सह हनुमत प्राण प्रतिष्ठा जयनगर ठाकुर टोली में हो रहा है। कितने दिनों का यज्ञ है? 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2025 तक यह यज्ञ होगा। हनुमान मंदिर का निर्माण के शुभ अवसर पर आज श्री राम यज्ञ का हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है और यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु लोग आज कलश यात्रा है उसमें भाग लिए हुए हैं। और अभी यह कलश यात्रा
चलेगी। फिर 5 दिवसीय यज्ञ है, लगातार 5 दिन यज्ञ चलेगा। श्री राम यज्ञ का आयोजन हुआ है और इस यज्ञ के दौरान अनेक देवी देवताओं की पूजा होगी। इसके साथ साथ प्रधान देवता श्री हनुमान जी की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके साथ साथ शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, नंदी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 5 दिनों तक चलने वाला यह यज्ञ यहाँ के लोगों के सुख और शांति की कामना हम लोग सभी ब्राह्मण। हुसैनाबाद के बीआरसी कार्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी रामदेव ठाकुर उर्फ सीताराम की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस ने इस मामले में योगेंद्र डोम को हिरासत में लिया था, जिसने पूछताछ के क्रम में बताया कि उसने अपने साथी सनोज डोम, सोनू डोम और बीगू डोम के साथ मिलकर 2 साइकिल चुराई थी। रात्रि प्रहरी रामदेव ठाकुर ने इन्हें चोरी करते हुए देख लिया था, जिसके बाद डर से चारों आरोपियों ने रामदेव ठाकुर की हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस ने चोरी की दोनों साइकिल और हत्या में प्रयुक्त किए गए सामान को बरामद करते हुए अन्य 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए यहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई, जहां पर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इनकी धरपकड़ जो है वो शुरू कर दी थी और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है और इन चोरों के पास से चोरी की हुई जो सामान था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और अब गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले की कार्रवाई पर लगातार पुलिस जो है वो जुटी हुई है। रात्रि प्रहरी का काम करता था रामदेव ठाकुर, उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसमें एसडीपीओ हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने इसका अनुसंधान करते हुए आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें मोटिव ये सामने आया है कि 4 जो आरोपी हैं जो हमारे गिरफ्त में हैं, जिनको फॉरवर्ड किया जा रहा है, सनोज डोम, सोनू डोम, बीगू डोम, योगेंद्र डोम, ये लोग पेशे से चोर थे और ये साइकिल चोरी का काम किया करते थे। और जो आपका ये रामदेव ठाकुर है मृतक, इसको ये बात पता चल गया था कि ये चोरी करते हैं और इसने 16 को जाके उन लोगों से ऐसे चर्चा किया था कि मुझे पता है तुम लोग चोरी का काम करते हो और मैं जाके प्रशासन को बता दूंगा। तो ये चारों के मन में भय आया और अपना जो चोरी का कृत्य है उसे छुपाने के खातिर इन लोगों ने ये घटना का साजिश रचा और 17 की रात में एक धारदार हथियार और 2 बांस के डंडे से सिर पे वार करके उसकी हत्या कर दी। जसीडीह थाना क्षेत्र के गिद्दा पाथर गांव के कैन भटिया टांड में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला, जिसकी खबर मिलने से गांव में सनसनी का माहौल कायम हो गया। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जसीडीह थाना पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल में भेज दिया। मृतक की पहचान अंजन कुमार मंडल के रूप में की गई, तो वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटका देने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरे पड़ोसी मेरा जमीन हड़पना चाहता है, जो कि 5 फीट मेरा जमीन हड़प करके रखा है और पूरा जमीन हम लोग को यहाँ से खदेड़ के भगाना चाहता है, जिसका 1 महीना पहले मेरे घर पे जानलेवा हमला किया था। हम लोग कोई घर में नहीं थे, मेरी वाइफ के साथ छेड़छाड़ किया, मेरी माँ को काफी मारपीट किया गया, जिसके बारे में हम लोग थाना गए। जसीडीह थाना में बोला गया कि तुम लोग का केस यहाँ पे नहीं लेंगे। रात में हम लोग थाने से भगा दिया गया। काफी मशक्कत करने के बाद सुबह जब फिर से थाने में आवेदन दिए तो वहाँ से 2 दिन के बाद पुलिस आई, वेरिफिकेशन करके गई, फिर बोली ऑपोजिशन पार्टी आपसे कंप्रोमाइज करना चाहता है। फिर हमारे मुखिया जी, प्रधान जी मिलके बोले हम मामला को कंप्रोमाइज कर देंगे यहीं पे, तो हो हल्ला नहीं करो। तो मामला को हम लोग शांत कर दिए। फिर वही जाकर के आजकल का रात के घटना में जाकर के मेरे भाई को साजिश की तरह जान से मार के पेड़ पे लटका दिया। नालंदा में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई घटना राजगीर थाना क्षेत्र सिथौरा गांव की है। मृतक की पहचान राजगीर थाना क्षेत्र कृपा बिगहा गांव निवासी स्वर्गीय विष्णु ठाकुर के 75 वर्षीय बेटे सुखदेव ठाकुर के रूप में की गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज अग्रेतर कार्रवाई में जुट चुकी है।
तो वहीं दुमका जिले के आपको बताते चले कि मसलिया थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 14 वर्षीय छात्रा का अर्धनग्न शव मसलिया पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। छात्रा के परिजन ने बताया कि कल शाम को लड़की घर से शौच के लिए निकली थी। छात्रा के रात 8 बजे तक न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की। गुरुवार सुबह अर्धनग्न अवस्था में घर के पास से उसका शव पाया गया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर मसलिया पुलिस जांच में जुट गई है। तो देखिए, दुमका से एक हैरान करने वाला ये मामला, जहां पर एक 14 वर्षीय छात्र जो है वो शौच करने के लिए गई थी, जिसके बाद जब वो घर नहीं लौटी उसके बाद जो परिजन जो है वो काफी घबरा गए और उन्होंने छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद उस 14 वर्षीय छात्रा की यहाँ पर शव जो है वो अर्धनग्न यहाँ पर बरामद हुआ है। अब आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में जो पुलिस जो है उसकी जांच पड़ताल जारी है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये हत्या है या फिर इस पूरे मामले पर पैनी नजर जो है पुलिस गई हुई है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।